सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है? यह शेर तो शहरयार ने लिखा था और उस दौर में लिखा था, लेकिन सटीक आज दिल्ली एनसीआर पर बैठता है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। दिल्ली गैस चैंबर बन चुकी है और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली एनसीआर गैस चैंबर बन चुका है। सांस लेने लायक नहीं बचे हैं और आज यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। गैस चैंबर बनी दिल्ली का आखिर जिम्मेदार कौन है? सरकार, जनता, यानी कि आप और हम, या फिर कोई और? यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है। सरकार का अलग अलग दावा है और उसका यह कहना है कि इसको ठीक करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तमाम ठोस कदम उठाने का दावा तो सरकार करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सब कुछ शून्य नजर आता है, जीरो नजर आता है, सिफर नजर आता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर गैस चैंबर बनी इस दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर का जिम्मेदार कौन है? और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट्स देखिए। दिल्ली में इन दिनों सांस लेना दुश्वार हो गया है। AQI 400 के पार पहुंच चुका है, यानी अब दिल्ली एनसीआर की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। विशेषज्ञ दिल्ली और एनसीआर के इस हालात के लिए पड़ोसी राज्यों में फसल कटने के बाद पराली जलाने को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर एनजीटी तक सुनवाई हो चुकी है। सवाल उठता है कि क्या वाकई में आज भी किसान फसल अवशेष यानी पराली जलाते हैं? क्योंकि पिछले साल जब दिवाली के बाद दिल्ली में गैस चैंबर जैसे हालात बने थे, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को निर्देश दिया था कि वह अपने यहां पराली जलाने पर रोक लगाएं और किसानों को ऐसी मशीन दें जिसके जरिए पराली को खेतों से हटाया जा सके और उसको जलाना ना पड़े। लेकिन किसानों का कहना है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो इस पराली को खत्म करने के लिए मेहनत करते हैं तो उस पर काफी खर्च आएगा और उनकी लागत काफी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, किसानों ने कहा है कि यह मौसम गेहूं की फसल बोने का है और अगर इस पराली को जल्द से जल्द नहीं जलाया जाता या खत्म नहीं किया जाता तो फिर अगली फसल बोने के लिए समय नहीं बचता। लिहाजा इसको जलाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। पराली को जलाना ही सबसे आसान विकल्प है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार की तरफ से इस पराली को ठिकाने लगाने के लिए कोई मदद नहीं की गई? इस पर किसानों ने कहा कि प्रशासन ने कुछ महीनों पहले एक लिस्ट मांगी थी। वह लिस्ट तो उनको तभी दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद मशीन आने की जो बात कही गई थी वह आज तक नहीं आई। अगर वह मशीन आ जाती तो उससे इस पराली को आसानी से हटाया जा सकता था। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जो जहरीली धुंध के हालात बने हैं और उसकी एक बड़ी वजह जानकार जिस पराली के जलाने को मान रहे हैं, वह पराली तो आज भी उसी तरह से जल रही है जैसे पहले जलाई जाती थी। इसलिए अब ना तो अलग अलग अदालतों के आदेश काम कर रहे हैं और ना ही सरकार के उठाए हुए कदम, जिसका सरकार बार बार कोर्ट में सुनवाई के दौरान हवाला देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो चांद नहीं, अब सीना और आंखों में जलन होने लगी है। और आज इसी मुद्दे पर
चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। डॉक्टर अनुराग मिश्रा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। और अनिल सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक है। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। अनुराग जी, तमाम दावे, तमाम वादे किए गए कि गैस चैंबर बनी दिल्ली को आप राहत देंगे, हवा आप शुद्ध कर देंगे, लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चीज पर मुझे थोड़ी सी आपत्ति है जी, वो ये कि दिल्ली बनी गैस चैम्बर जो ये हेडिंग बनाई गई है, इसको बनाना चाहिए उत्तर भारत बना गैस चैम्बर, क्योंकि ये केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि राजस्थान से लेकर के चाहे हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान में हनुमानगढ़ में आज का मैं बता रहा हूं आंकड़ा 401 के पार एक्यूआई है, भिवाड़ी का 379 अनुराग जी, है। आंकड़ों की चिंता मत कीजिए, आंकड़े तो मैं भी दूंगा डिबेट में। आंकड़ों की चिंता मत कीजिए आप तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। मैं बता रहा हूं जहां जो समस्या है वहां मैं सवाल पूछ लूंगा, आप मुझे दिल्ली का जवाब दे दीजिए। नहीं, दिल्ली का जवाब मैं दे रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे जब सवाल किया है तो थोड़ा सा समय दीजिए। नहीं तो सवाल पर ही आइए ना, दूसरी कहानी नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी। तो सवाल पे ही तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। इस पे सभी सरकारों को मिलकर के काम करना चाहिए। और यकीन मानिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बहुत पढ़े लिखे और काबिल मुख्यमंत्री हैं, उनके सारे मंत्री काबिल हैं, और वो लोग जो जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। और उससे ज्यादा अगर अनुराग जी, ना तो मैंने उनकी पढ़ाई पर सवाल किया है, ना उनकी पढ़ाई को लेकर कोई सवाल उठाया है, ना उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। मेरा सवाल तो बड़ा सीधा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए आप काम क्या कर रहे हैं? सीधे सीधे पॉइंट गिना दीजिए, बात खत्म हो जाती है। तो काम की तो बात कर रहा हूँ। कहां कर रहे हैं आप? तो उनकी योग्यता गिना रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, मंत्री पढ़े लिखे हैं। और तो मैं क्या करूं? पढ़े लिखे हैं तो काम करके दिखाएं हमें। तो बता तो रहे हैं, ऑड इवन फार्मूला लाने वाले कौन है? हम लोग हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तरजीह देने का काम सबसे पहले दिल्ली सरकार ने किया और लगातार उस पर हम काम कर रहे हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार कितना कम प्रदूषण आपने कर दिया, मुझे इतना बता दीजिए बस। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ का ये अभियान चला। अनुराग जी, बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा कि आपने पिछले साल की कंपेयर में इस साल कितना कम किया? आप मुझे मानकों पर बताइए। आप आंकड़ा गिना रहे थे ना, तो आंकड़ों पर आते हैं ना बात करने के लिए। तो आंकड़े की तो बात मैं कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, सारी सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हरियाणा में पराली जलेगी, अगर हरियाणा में 454 एक्यूआई, अगर हिसार में आ रहा है 410, फतेहाबाद में आ रहा है 456 जींद में आ रहा है, और अगर वहां पराली तो इस बार तो आपको राहत की सांस ये भी लेनी चाहिए थी। अनुराग जी सुन लीजिए। अनुराग जी, इस बार तो आप राहत की सांस इस बात पर भी ले सकते थे ना कि पंजाब में पराली नहीं जली है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। नहीं, कह दीजिए ना, तो आपने नाम ही नहीं लिया, क्योंकि आप सिर्फ हरियाणा का नाम ले रहे थे, पंजाब का नहीं ले रहे थे, तो मुझे लगा शायद वहां नहीं जली होगी। नहीं, सारी सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। हम तो योजना ला रहे हैं, हम बराबर फ्री में बायोडी कंपोजर बांट रहे हैं, टीमें बना रहे हैं। 13 टीमों का गठन अभी कल हुआ है, जो कि पराली जो जल रही है उनको रोकने के लिए बायोटिक डिकम्पोजर से इन परालियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो हम दूसरी चीज, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जगह जगह हम अपने जो पानी का छिड़काव करके जैसे भी कम कर सकते हैं वो सारे प्रयास हम कर रहे हैं। मेरा सवाल रिजल्ट को लेकर है कि रिजल्ट तो शून्य ही है ना? नहीं, रिजल्ट बिल्कुल नहीं शून्य है। यही हो सकता है 500-600 होता, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आपको शायद ध्यान नहीं है, मुंडका में 800 चला गया है, आरके पुरम में 700 है, आनंद विहार का 700 है। वो एक ही नहीं पता आपको? नहीं है तो आंकड़े आप और भी जगह के देखे ना, वही तो मैं कर रहा हूं। तो क्या नहीं, मैं पहले आप ही से बात करूंगा ना आलोक जी। ठीक है आलोक जी, हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि सभी सरकारों को मिलकर हलफनामा दायर करना पड़ेगा, उपाय सुझाने पड़ेंगे कि आखिर कैसे इसको कम किया जा सकता है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को। तो सिर्फ एक सरकार के मत्थे तो सारी चीजें नहीं मट सकते। हेलो, हाँ आलोक जी, आ रही है आवाज?
आ रही है राणा जी, ये हर साल ये गाना बजता है इसी मौसम में। अब फिर उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। अभी का जो प्रदूषण स्तर है, इट इज किलिंग, खासकर बच्चों के लिए। और बड़े बड़े वादे करके आपकी सरकार आई थी, ये मुझे दिखा दे वीडियो, कहां कहां मशीनें लगाई हैं इन्होंने, जो ये सक्शन मशीन होता है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। पराली को इन्होंने किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है, सब यही का सही है। आलोक जी, मेरा सवाल यह था कि हाई कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से यह कहा, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब की, दिल्ली की, राजस्थान की, कि भैया सब एक हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करो कि आपके पास क्या क्या उपाय हैं, वो सुझाव कि कैसे कम किया जा सकता है। तो आपकी सरकारें क्या कर रही हैं? देखिए, अब तो सबके लिए ये लाजमी हो गया है कि सबको इसके ऊपर कोई न कोई कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब लेवल बहुत ऊपर जा चुका है और हर जगह नोएडा में 800 है। ये जो आपके प्रवक्ता कह रहे थे, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, ये लगभग हर जगह पहुंच चुका है। जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन या गाड़ियों की भरमार है, वो लगभग हर जगह पहुंच चुका है और धीरे धीरे ये जानलेवा बनता चला जाएगा। तो इसके लिए तो सरकारों को ठोस कदम, कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे और मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सारे टू व्हीलर को रोक देना चाहिए और इसको इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर में कन्वर्जन में चला जाना चाहिए। चाहे एक टाइमलाइन दे दें कि इसके बाद ये टू व्हीलर नहीं चलेंगे। उसके बाद जो पोल्यूशन सक्शन मशीन है, उसकी भरपूर इंतजाम करनी होगी। पराली, जहां जहां भी पराली के कारण इतना प्रदूषण होता है, वहां पर सबको मिलजुल कर वो मशीनें लगानी पड़ेंगी, जिससे पराली लोग जलाने को बाध्य ना हो। और एक सबसे अहम चीज जो विदेशों में होता है राणा जी, जो कृत्रिम बारिश, ये सॉल्ट को, पाउडर्ड सॉल्ट को बादलों में फेंका जाता है, जहां से वो, शायद ये एनवायरमेंटलिस्ट ज्यादा इस पर प्रकाश डाल सकेंगे, जिससे कि कृत्रिम बारिश होती है, उससे भी जबरदस्त कंट्रोल होता है। नहीं आलोक जी, मेरा सवाल यह है कि आपकी सरकारें क्या कर रही हैं? ऐसा होना चाहिए, ये तो सबको पता है, लेकिन करेगा कौन और होगा कैसे? सवाल मेरा ये है। अभी तक अगर मेरे से सच्चाई पूछते हैं आप, तो अभी तक कोई भी सरकार कहीं भी इस पर कठोर ठोस कदम नहीं उठाई। वही तो, इसीलिए तो मेरा सवाल है कि हम इतनी गंभीर श्रेणी में पहुंच गए। सोचेगा कि 400 से 500 AQI सबसे गंभीर माना जाता है। नोएडा और दिल्ली के कई इलाकों में 700 और 800 AQI चला गया है, यानी कि गंभीर से भी 2 गुना आगे। अब कैसे सांस ले? मालूम है मुझे। तो सरकारें कब इस पर अमल करेंगी? सरकारें कब गंभीर होंगी? कब सीरियसली काम करेंगी? मैंने सिर्फ भाषणों से सारा काम हो जाता है? देखिए, इसके लिए जनता भी दोषी है। जनता तो इसलिए भी दोषी है कि सरकारें बना दी उसने। आप जरा मुझे प्लीज बोल लेने दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। मैं जनता को इसलिए दोषी मानता हूं कि जनता भी इस चीज को कहे कि इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने मैनिफेस्टो में। हमारे बच्चों को, हमारी जान को खतरा है कि आप आएंगे अगर सरकार में तो आप क्या कदम उठाएंगे। ये जो फ्री का सब सामान दे रहे हैं, अरे जान रहेगी तब ना फ्री का सामान लेके रहेंगे। तो ये जनता को भी हर सरकार से, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ आपसे, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, जहां जिसकी सरकार है, पूछनी चाहिए और उनको फोर्सफुली अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र करवाना चाहिए कि आप आएंगे तो इस लेवल, ये जो घटना घट रही है, प्रदूषण लेवल जो इस लेवल पे जा रहा है, आलोक जी, आप क्या कार्रवाई करेंगे? आलोक जी, एक अपील कर दीजिए जनता से कि अगर मैनिफेस्टो में इस बार प्रदूषण को लेकर कोई ऐलान ना हो तो वोट ना करे। बिल्कुल करूंगा। मैं जनता से आपके प्रेस्टीजियस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अपने बाल बच्चों, अपनी जान की सुरक्षा के लिए ये फ्री का सामान लेने की बजाय ये इस पर जोर दो कि भैया नहीं, सीधा सीधा कह दीजिए ना कि जिस पार्टी के मैनिफेस्टो में प्रदूषण को लेकर कोई ऐलान ना हो उसे वोट ना किया जाए। बाध्य करो कि अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को इनकॉर्पोरेट करे कि हमें एक स्वच्छ वातावरण चाहिए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ठीक है, कह रहा हूं। ठीक है। अनिल जी,
सरकारों के तो बड़े बड़े दावे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं कि प्रदूषण कम हो जाएगा, हम कोशिशों में लगे हैं, हमने कम कर दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। तो इसके लिए रास्ता क्या नजर आता है, कैसे कम किया जा सकता है? 2021 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पड़ रहा था जो ईपीसीए ने रिपोर्ट फाइल करी थी। ये जो प्रदूषण आज हम देख रहे हैं, एक्चुअली ये पिछले 2 साल से तो सारा साल ही रहेगा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब जो है, हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी कि हर आदमी अपने 10 साल लाइफ के जो है वो गंवा रहा है इस प्रदूषण की वजह से। खुशकिस्मती कुछ हम लोगों की ये रही कि इंद्र देवता मेहरबान रहे, इस साल 2023 में बारिश होती रही, प्रदूषण साफ होता रहा। अब चूंकि सर्दी का मौसम आने वाला है तो बारिश तो अब होगी नहीं इतनी आसानी से, और अभी टाइम लगेगा। ये सारा प्रदूषण जो है, ये एक तो अनपेव्ड रोड्स, कच्ची सड़कें, कच्ची मिडल वर्ज और हर जगह सूखी मिट्टी सड़कों की चारों तरफ होने की वजह से एक तो रीजन प्रदूषण का ये है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, कोई उसका ध्यान नहीं है, तो जब व्हीकल मूवमेंट होती है तो ये सारा प्रदूषण ऊपर जाता है। दूसरा रीजन ये है कि 3-4 इंस्टीट्यूशनल पॉल्यूटर्स हैं, जैसे एविएशन हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो गया, रेलवे हो गया, और हमारी एनबीसीसी होगी जो मैसिव कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई चेक नहीं है। मजेदार बात यह है कि मैंने आज से लगभग 1 महीना पहले CAQM को डाटा भेजा था, चेयरमैन CAQM को, कि भाई ये पोल्यूशन है, ये आप असेस नहीं कर रहे हो, ये इसका एविडेंस है, और ये इस एरिया में जो है डाटा फज किया गया है, आप मेरे को बताइए आप क्या स्टेप्स लेंगे। तो उसका कोई जवाब नहीं आया आज तक। 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरी पिटीशन के ऊपर CPCB को और DPCC को कहा था कि आप इसको जो है आप रिप्रेजेंटेशन मानिए और इसका जवाब दीजिए। आज 45 महीने हो गए, उसका कोई जवाब नहीं। तो जैसे रामायण के टाइम में 2 दानव थे, खर और दूषण, तो पोल्यूशन के भी 2 खर और दूषण हैं। एक हमारे पॉलिटिशियंस, मैं इनके मुंह पे बोलता हूं, और दूसरे हमारे ब्यूरोक्रेट्स। पॉलिटिशियंस, इनसे जितनी मर्जी बातें सुन लो, इनसे जितना मर्जी जो है वो जी हेलो इनसे हाँ। जितने मर्जी वायदे सुन लो, हाँ। ये कोई कुछ नहीं करने वाले। हाँ। पराली जो है, स्टबल बर्निंग, जिसको ये लोग कहते हैं कि जी ये इससे प्रदूषण हो रहा है, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल हुआ है कि पराली के प्रदूषण की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4% है। तो ये बाकी प्रदूषण कहां से आता है? 2021 में जो एफिडेविट फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया था कारों का प्रदूषण 3% है सिर्फ। आप वही लाइट ऑन, इंजन ऑफ, आप क्या कहते हैं ये ऑड एंड इवन, क्या क्या ड्रामे करते रहोगे जब तक आप सड़कों में से एनक्रोचमेंट नहीं हटाओगे, सड़कों पे से डस्ट नहीं हटाओगे, ये सब ड्रामे कोई काम नहीं आने वाला। हमारे सेंटर के पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं आज? उनकी शक्ल देखी हम में से किसी ने? जी। हमारे जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, इनको मैं 10 मेल लिख चुका हूं, इनका कोई जवाब नहीं। ये एक घिसा पिटा सिर्फ एक ही इनका है, गाड़ियों का प्रदूषण। हम ईवी लेके आ रहे हैं। यार इन लोगों को कोई पूछे कि ईवी क्या सॉल्यूशन है? ईवी में आप पोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 300 स्क्वायर किलोमीटर में, क्योंकि ईवी जो चलेगा वो थर्मल पावर प्लांट की पावर से चलेगा। 80% पावर इंडिया में थर्मल पावर से है, तो जो 80% थर्मल पावर का पोल्यूशन है वो 300 किलोमीटर में रेडियस में फैलेगा। तो आप क्या बकवास कर रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? सबसे आसान काम हो गया आज की डेट में, आम आदमी को ब्लेम कर दो जी, उस पे डाल दो, क्योंकि उसका कोई माई बाप नहीं है। उसकी गाड़ी बंद कर दो। आप 10-15 साल पुरानी गाड़ियां बैन कर रहे हो आज, उसका आप पोल्यूशन भी करवाते हो, पोल्यूशन अंडर चेक भी आता है उनका।
तो जब पोल्यूशन अंडर चेक सर्टिफिकेट आ गया तो फिर उसको बैन कैसे कर सकते हो आप? बिल्कुल। तो ये एक कुल मिला के एक बहुत बेहुदा मजाक हो रहा है आम आदमी के साथ। उसमें पॉलिटिशियन भी उतने ही इन्वॉल्व है, कोई सरकार इसमें जो है अक्षम्य है। सब आम आदमी को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। अब जैसे अभी आप पराली दिखा रहे हो जी, इन्होंने हार्वेस्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ। अब जब खेत में हार्वेस्टर जाता है तो सिर्फ 6 इंच ऊपर से काटता, बाकी पराली नीचे रह जाती है। पहले जब किसान पराली काटता था तो वो नीचे से काटता था। बिल्कुल। जब वो नीचे से काटता था और ऊपर से वो धान सब कुछ झाड़ लेता, चावल या धान है कुछ भी सब झाड़ लेता था, तो पूरी की पूरी पराली जो थी वो चारे में चली जाती थी। अब आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। हार्वेस्टर को आपने नीचे करना है। तो कुल मिला के हमारा जो सिस्टम है, जो तंत्र बन गया है आज की डेट में, वो तंत्र ये बन गया मी आई माई सेल्फ। इनका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं, इनको आम आदमी से कोई सरोकार नहीं। आम आदमी को इन्होंने पंच बैग बना रखा है और ये खुद नहीं रियलाइज करते कि इनके बच्चे भी वही हवा इनहेल कर रहे हैं। घरों में और ऑफिस में इन्होंने अगर चाहे एयर प्यूरिफायर लगा रखा है, सड़क पे आप कंधे पे लेके नहीं चलोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग जी, अब जिस तरह से अनिल सूद ने बताया तो वो तो साफ कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ रहे हैं तो प्रदूषण तो उससे भी होगा, फिर कैसे रोकेंगे आप? देखिए, मैं अनिल सूद जी का सम्मान करता हूं, वो पर्यावरणविद हैं और उनके सलाह और सुझाव महत्वपूर्ण हैं। और हम सबको, इसीलिए मैंने कहा कि सारी सरकारों को, सब लोगों को मिलकर के इस समस्या का निराकरण करना पड़ेगा। सारी सरकारें तो समस्या का निराकरण तब करेंगी ना। वो तो कह रहे हैं कि आपके पर्यावरण मंत्री को भी उन्होंने मेल किया, जवाब नहीं आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने कहा है तो मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि सारी चीजों का है। अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो बिल्कुल हम उन तक ये बात पहुंचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि सर ने जो कुछ भी कहा है, जो किया है, उसको उस पर जवाब आना चाहिए। बिल्कुल सबका सम्मान है और सबकी जो सुझाव हैं, इस समय हम सबको मिलकर के इस तरह की समस्या से निपटना होगा। इसका जो हल निकालना है वो सबको मिलकर के ही निकालना पड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का कैसे करेंगे आप? क्योंकि सरकार तो लगातार इसी पर पीठ थपथपा रही है कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल ला दिए हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आए हुए हैं वो इसलिए लाए गए हैं कि जिससे कि जो पेट्रोल और गाड़ियों से जिस तरीके का प्रदूषण हो रहा है उसकी अपेक्षा इलेक्ट्रिक व्हीकल से कम हो रहे हैं, इस वजह से उसको लाया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि थर्मल प्लांट से और ज्यादा होगा। नहीं, थर्मल प्लांट तो, बिजली तो वैसे भी बन रही है, बिजली तो चली रही है। लेकिन एक चीज ये भी तो है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम पर भी तो हम आ रहे हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम को भी तो प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। आलोक जी, सेंटर के पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं? देखिए, जो मैंने आपको बताया ना कि कोई भी कवायद हो रही है, सोलर एनर्जी का जितना भारतीय जनता पार्टी के रेजिम में जितना इसका प्रचार प्रसार और इसकी स्थापना हुई है उतना कभी नहीं हुआ था आज तक हिंदुस्तान में। इनफैक्ट इस तरीके का एनर्जी में हम वर्ल्ड में एक स्थान ले चुके हैं कि, और ये सारी कवायद प्रदूषण को कम करने के लिए की जा रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी भी बहुत स्कोप बचा हुआ है। हाँ, क्योंकि कम होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। पर्यावरणविद साहब ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं, अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है ठीक है ठीक करने की। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि 2015 में हाईकोर्ट के जज ये कहते हैं कि दिल्ली गैस चैंबर बन चुकी है। उसके बाद 2018 में बयान आता है कोर्ट की तरफ से, 2019 में आता है, 20 में आता है, 21 में आता है, 22 में आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि दिल्ली रहने लायक नहीं बची है, दिल्ली सांस लेने लायक नहीं बची है। 2023 में भी अभी बयान आया और जिसमें टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरह का AQI लगातार बढ़ रहा है उसके हिसाब से
जो रिक्शा चलाते हैं या जो पैदल चलते हैं, जो अपनी आजीविका चलाते हैं रिक्शा चलाकर, सोचेगा कि वो कैसे सांस ले रहे होंगे, वो फिर कैसे अपनी जीविका चला रहे होंगे। और यह गंभीर सवाल है देश की सरकार से भी और राज्य की सरकारों से भी कि प्रदूषण के मामले को गंभीरता से लेना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।